पीपल द रेजिलियंस लैब ये होस्ट कर रहा है अपने फाउंडेशन वीक में, तो आखिर ये एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग ये एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? पीपल द रेजिलियंस लैब का मैंडेट है कि किस तरीके से हम लोग इकोसिस्टम बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करें और किस तरीके से हम लोग अपनी नदियों को वापस जिंदा करें। तो आखिर एंटरप्रेन्योरशिप का इससे कोई लिंकेज है? ये पीपल द रेजिलियंस लैब इन चीजों को जोड़ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप से। क्यों जोड़ रहा है? व्हाई आर वी ट्राइंग टू लिंक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप विद द रिवाइवल ऑफ रिवर? व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस, हम लोग के 4 साल के एग्जिस्टेंस में हम लोगों ने देखा कि जब भी हम नदियों की बात करते हैं, whenever we talk about the cleanliness of a river, about the continuous flow of a river, उसकी अविरल प्रवाह की तरफ हम लोग जब भी उसकी बात करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो कम्युनिटीज उसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो कम्युनिटीज एक वाटरशेड को इम्पैक्ट करता है, उसका इम्प्लीकेशंस, उसके एक एक्टिविटीज का इम्प्लीकेशंस होता है, लोगों को कोई मतलब नहीं है। आज लोग नदियों से डिसएंगेज्ड हो गए हैं। That engagement with the river has gone. So how can we bring that back? वो जो engagement पहले हुआ करता था, स्पेशली जब ब्रिटिश पीरियड, उनके आने से पहले हमारी जो कम्युनिटीज थी वो सारी की सारी नदियों से जुड़ी हुई रहती थी। हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनसे जुड़े रहते थे। आखिर वो क्यों था? इसलिए कि तब तक कम्युनिटीज के हाथ में सारा कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज था, उन्हीं को रख रखाव करना होता था और उन्हीं को उससे बेनिफिट्स भी लेना होता था। इकोसिस्टम सर्विसेज उनको उन्हीं से मिलती थी। आज जब हम लोग गांव में जाते हैं, जब हम लोग वाटरशेड एरियाज में जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं कि वो जो एंगेजमेंट है नदियों से, जो जुड़ाव है नदियों से, वो मिसिंग है। वो मिसिंग है, उसको हम लोग आखिर जोड़ें कैसे? तो उसको जोड़ने का तो एक तो अवेयरनेस कैंपेन का है जो जनरली लोग करते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड हम लोग अगर उनको, लोगों को उनकी जीविका से ही अगर नदियों से जोड़ दी जाए, उनकी जीविका ऐसी हो जो कि नदियों का ख्याल रखे, जो आपके पर्यावरण का ख्याल रखे, जो आपके जो क्लाइमेट है, जो हमारा आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उन सब से अगर वो हम लोग जोड़ के काम करें, तो क्या ये ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा या नहीं होगा? सो दिस इज द रीजन व्हाई पीपल द रेजिलियंस लैब इज थिंकिंग अबाउट सिस्टमिक चेंज। वो सिस्टमिक चेंज लाने के लिए कोशिश कर रहा है कि नदियों का एंगेजमेंट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से ही जोड़ा जाए। इस डायरेक्शन में हम लोग कई सारे इनिशिएटिव्स में काम करना शुरू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग भागलपुर वाज नोन फॉर सिल्क। हम लोग यहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन करते थे, सेरिकल्चर होता था, सिल्क वर्म्स का प्रोडक्शन होता था। ओवर द टाइम वी हैव लॉस्ट इट। हमारे पास बचा क्या है? तो हमारे पास वीवर्स बचे हैं, जो कुछ लोग हैंडलूम्स में हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अब पावरलूम्स में कन्वर्ट हो गए। हमारे पास जो ये सिल्क इंडस्ट्री थी, सिंस दैट वी हैव लॉस्ट इट, तो हम लोग एक एंडेवर कर रहे हैं कि कैन वी ब्रिंग बैक सेरिकल्चर टू आवर वाटरशेड। हमारे जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं उसमें हम लोग क्या जो कीड़े होते हैं, सिल्क रेशम के कीड़े होते हैं, उसका हम लोग कम्युनिटी लेवल पे हम लोग उसका एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं क्या? जो अमूल का मॉडल है, अमूल का जो मॉडल है दूध का, वैसे ही क्या हम लोग सिल्क वर्म्स का मॉडल ला सकते हैं? इसी तरीके से क्या हम उद्यमिता इसमें भी ला सकते हैं, मधुमक्खी पालन में? सो ये छोटी छोटी चीजें जिसका हम लोग वैल्यू चेन अप्रोच में काम करना चाहते हैं। हमारे ही वाटरशेड से सारे रॉ मटेरियल्स निकले और हमारे ही वाटरशेड में उसका एंड प्रोडक्ट भी बन जाए। सो उसका जो एक रेशम है, रेशम का कोकून से लेकर उसके एंड प्रोडक्ट यानी क्लॉथ वाला जो प्रोडक्ट है, वो हमारे वाटरशेड में हो। उसके अंदर भी हमारा जो भी रंगी हो, हमारा जो डाइंग का हो, वो भी अगर हम लोग नेचुरल करें, अगर हम लोग उसको नॉन टॉक्सिक करें, तो क्या ये एक बेहतर ऑप्शन होगा? क्या हम लोग एक हाई वैल्यू हाई रिटर्न मार्केट्स को टैप कर सकते हैं? इन चीजों को ही हम लोगों ने समझने के लिए और लर्निंग के लिए, हमारी भी लर्निंग हो, बाकी संस्थाओं की भी लर्निंग हो,
और ये जो ग्रास रूट्स लेवल में जो चेंज है, इन सिस्टमिक चेंज को समझने के लिए हम लोगों ने दो बहुत एक्सपीरियंस्ड और वक्ताओं को बुलाया है। और हमारे साथ पहले जुड़ेंगे प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी, जो कि ही इज अ नोन मेंटर फॉर मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूथ, जो उन लोगों के बीच में एक अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। तो वो उस चीज का ये जोत जला चुके हैं, कई जगह जला चुके हैं और जगा रहे हैं वो। तो ऑल्सो ही लिंक्स दैट अप टू विद एंटरप्रेन्योरशिप। उस पूरे मॉडल को लिंक करें तो हम लोग प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी से समझेंगे। हमारे दूसरे वक्ता है डॉक्टर पुनीत सौरभ, जो कि एक आईआईटीएन है, आईआईटी खड़गपुर से हैं, और वो करेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर है निर्मा यूनिवर्सिटी में। एंड हिज स्पेशल टॉपिक इज, हिज स्पेशल सब्जेक्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप अगेन, बट ही is also looking at it from the angle of environment. वो उसको environmentally focused होके entrepreneurship की ट्रेनिंग देते हैं। So today we are very excited to learn from both our speakers. So now I invite Professor Devjyoti Mukherjee to take the stage. Thank you so much. Thank you, Rani. Am I audible to all? Yes. Yes, thank you. Today हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही बोलने का रिक्वेस्ट हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा प्रोग्राम में मैं बैठा हूँ जो रियली एक ऐसा काम करने जा रहा है जो आज तक हुआ नहीं है, या हुआ भी है तो बहुत कम हुआ है। और क्योंकि मैं पास आउट, मेरा सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप था है, तो मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जनरल एंटरप्रेन्योरशिप से डिफर कैसे करता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मॉडल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में करने का कोशिश करूंगा। और फिर मैं एक दो जो हमको सामने नजर आ रहा है, खास करके ये पोस्ट कोरोना क्राइसिस, मैं उसके बारे में भी एक दो पॉइंट आपसे बात करने का कोशिश करूंगा। एक दो बिजनेस मॉडल के बिजनेस के बारे में मैं बात करने का कोशिश करूंगा। हालांकि आपने जो 3-4 बिजनेस जो आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है वो बहुत अच्छा है, उसमें भी टेक्निकल नो हाउ अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं उसमें भी आपको हेल्प करूंगा। लेकिन आज मैं जो आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट जो भी सेशन आप हमको दिए हैं, मैं उसमें कोशिश करूंगा आपको, आपके ऑडियंस को इस बात को समझाने के लिए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, हाउ इट डिफर फ्रॉम बिजनेस, और फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, हाउ इट डिफर फ्रॉम बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ये थोड़ा सा मैं इसमें बात करूंगा। फिर मैं कुछ मॉडल्स जो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को, उस मॉडल के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। फिर मैं 2-3 बिजनेस के बारे में डिस्कशन करूंगा जो अभी उभर के सामने आ रहे हैं, जो हम लोग कर सकते हैं। खास करके हम लोग सोशल एंटरप्रेन्योर जो गांव में डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, या जो बैंक ऑफ रिवर में आप बोल रहे हैं उसमें जो हम लोग डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं, या अभी जो ये कॉरिडोर बने हैं, आपका बायो कॉरिडोर या आपका ऑर्गेनिक कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, जो गंगा के राइट फ्रॉम आपका बक्सर से लेकर के एकदम आपका फरक्का तक पूरा कॉरिडोर बनना है, उसमें हम लोग क्या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट करने का कोशिश करूंगा। फिर मैं थोड़ा सा टच करूंगा कि फुटफॉल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, काहे कहां दिक्कत होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, या आपने स्टार्ट किया और कहां दिक्कत होता है। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बिजनेसमैन एंड ए एंटरप्रेन्योर। देखिए, जहां तक काम की बात है, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड ए बिजनेसमैन सो फार एज वर्क इज कंसर्न, जहां तक काम की बात है। तो फिर डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस कहां है? The difference lies in their motives, किस काम के लिए वो ये काम को चुना है, रीजन क्या है, इसके पीछे मोटिव क्या, बिहाइंड क्या है इसका। तो बिजनेसमैन का सोल मोटिव है हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। इसी में मेरा टेडेक्स डिस्कशन भी इसी पे हुआ था, टेडेक्स टॉक, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। अगर हम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करते हैं और हम तनख्वाह लेके घर जाते हैं, तो बिजनेसमैन तो सुबह 4 बजे से शुरू करता है, 5 बजे से शुरू करता है, रात 10 बजे तक खटता है, टोटल टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है, तो फिर वो क्यों नहीं कमाए? तो इसलिए उसका अगर मोटिव है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, हाँ चोरी करके नहीं, वजन कम करके नहीं, लेकिन वो अगर प्रॉफिट कमाना चाहे तो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। टैक्स देके, स्टाफ का तनख्वाह देके, अच्छा से अच्छा रॉ मटेरियल खरीद के, तो कहीं वो उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वहीं तक रुक के रह जाता है। ए बिजनेसमैन स्टिक टू दैट ओनली, मतलब हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर इस फाइनेंशियल गोल के साथ साथ 2 और गोल को वो एड्रेस करता है। वन इज ह्यूमन गोल
and another is social goal. फाइनेंशियल गोल तो एड्रेस करेगा ही, फाइनेंशियल गोल एड्रेस नहीं करेगा तो बिजनेस हो चाहे एंटरप्राइज हो वो नहीं रहेगा। उसको देखना ही देखना है, लेकिन साथ साथ वो अपने आप को केवल उसी तक लेबल नहीं कर लेगा, वो उसी तक स्टिक नहीं कर देगा अपने आप को, लिमिट नहीं कर देगा अपने आप को, तो वो क्या करेगा ना, ह्यूमन गोल, जितना आदमी उसके साथ जुड़ा हुआ है, बी इट एज ए स्टाफ, बी इट एज ए कस्टमर, बी इट एज ए सप्लायर, जो भी आदमी उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसका कुछ ह्यूमन गोल रहेगा जिसको वो एड्रेस करेगा। एंड थर्ड इज सोशल गोल, कुछ सामाजिक दायित्व भी निभाएगा। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो तो मैंडेट है, वो तो करना ही पड़ेगा, वो नहीं, उसको छोड़ के कि आप समाज से ही पानी ले रहे हो, समाज से हवा ले रहे हो, समाज से आदमी ले रहे हो, व्हाट यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, दैट इज योर सोशल गोल। कोई एजुकेशन सेक्टर को चुनते हैं, कोई हेल्थ सेक्टर को चुनते हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप को ही चुनते हैं, डिफरेंट फेज को, कोई एनवायरनमेंट को चुनते हैं। तो कोई भी एक क्षेत्र को चुन के आप कुछ सोशल गोल को भी एड्रेस करें। तो एंटरप्रेन्योर का 3 गोल हो गया, फर्स्ट इज फाइनेंशियल गोल एज गुड एज बिजनेसमैन, सेकंड इज ह्यूमन गोल एंड थर्ड गोल इज सोशल गोल। अब आते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। अब सोशल एंटरप्रेन्योर बिजनेस एंटरप्रेन्योर से कैसे डिफर करता है ना, इसका प्रायोरिटी जस्ट बदल जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। बिजनेस एंटरप्रेन्योर का फर्स्ट प्रायोरिटी था फाइनेंशियल गोल, सेकंड था ह्यूमन गोल एंड थर्ड था सोशल गोल। लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर आता ही है सोशल गोल को एड्रेस करने के लिए, सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। तो हिज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एड्रेस द सोशल गोल, बी इट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, बी इट नया प्रोडक्ट हो जिसके चलते दिक्कत हो रहे हैं, एक प्रोडक्ट या सर्विस, नया सर्विस हो, या वो अपने कमा के कुछ पोर्शन डोनेशन के रूप में फिर बैक कर देते सोसाइटी को, किसी भी मॉडल में हो, वो एक सोशल गोल को एड्रेस करने के लिए उसका उत्पत्ति होता है। तो जस्ट आप रिवर्स कर दीजिए, वहां था फाइनेंशियल गोल बिजनेस एंटरप्रेन्योर का, देन ह्यूमन गोल, देन सोशल गोल। एक सोशल एंटरप्रेन्योर का लेकिन फर्स्ट गोल होगा सोशल गोल, सेकंड इज नेचुरली ह्यूमन गोल एंड थर्ड इज फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल को भी वो लेके चलेगा लेकिन वो लास्ट में आएगा। फर्स्ट उसको देखना होगा कि वो कोई सोशल चेंज, क्योंकि एक सोशल एंटरप्रेन्योर सोशल चेंजर है, वो चेंज मेकर है, वो सोशल को चेंज करेगा, सोसाइटी को चेंज करेगा अपने प्रोडक्ट से, अपना सर्विस से, अपने अवेयरनेस से। वो सोसाइटी को वो इम्पैक्ट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, ये फर्स्ट उसका गोल हो। सेकेंड गोल तो ह्यूमन गोल होगा, जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उसका कैसे, जैसे रानी जी अभी तुरंत बात कर रहे थे कि जितना भी आदमी वहां से जुड़े हुए हैं उसको लेके हम कैसे चल सकते हैं। एंड थर्ड जो है हमारा फाइनेंशियल गोल रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल गोल को भी हमको एड्रेस करना पड़ेगा। तब ये सोशल एंटरप्राइज कौन करता है ना, एग्जिस्टिंग जो एनजीओज हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सोशल एंटरप्राइजेस चालू कर रहे हैं। एक स्टार्टअप भी एकदम ऑल ऑफ ए सडन नया शुरू कर रहे हैं, वो भी एक सोशल एंटरप्राइजेस के रूप में शुरू कर सकते हैं, या एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है वो भी अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में। तो कोई भी क्षेत्र में, चाहे आप नए तरीके से शुरू कर रहे हैं, चाहे आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, आपको भी अगर इच्छा है कि नहीं हम फिजिबल बनाए अपने आप को, वहां भी आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। या एक जो बिजनेस कर रहे हैं, माने बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, उनको भी वो अगर चाहे तो अपने आप का मॉडल को वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर से सोशल एंटरप्रेन्योर में बदल सकते हैं। अब थोड़ा सा 2-3 मिनट 4 मिनट में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या मॉडल होते हैं। बहुत सारा मॉडल आप नेट खोलेंगे आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन मेनली 3 मॉडल पे सोशल एंटरप्रेन्योर काम करता है या 3 प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। पहला मॉडल जो होता है सोशल एंटरप्रेन्योर का, वो होते हैं कि आप जॉब अपॉर्चुनिटी दें जिनको जॉब नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें किसके लिए ना, जो डिप्राइव्ड है, जिनको अदरवाइज आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहे हैं। जैसे एक वल्नरेबल, आप देखिए सेक्स वर्कर हो सकते हैं, जो अगर उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं तो उनको वर्क मिलने में दिक्कत होता है। बेगर्स आप देख सकते हैं, भिखारी जो मांग के चलाते हैं अपना जीविका, उनको अगर आप रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं, उनको भी जॉब देने में आदमी को दिक्कत होते हैं। थर्ड जो सेक्स है हमारे यूनक, उनको भी जो है जॉब मिलने में, इस तरह का बहुत सारा आप जब देखते चले जाएंगे, रेशियल भी बहुत आदमियों से होते हैं जिनको जॉब मिलने में, अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर दोस्त, या एजुकेशन लेवल उनका उतना नहीं है तो उनको जॉब लेने में दिक्कत हो रहा है, तो अगर आप एक ऐसा मॉडल डेवलप करते हैं जहां अनएम्प्लॉयड है बिकॉज ऑफ हिज डिप्राइवेशन, जिसके चलते
अब फिजिकली चैलेंज है, उनके लिए भी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर दोज हु आर नॉट हैविंग द जनरल अपॉर्चुनिटी, अगर उसके लिए आप एक मॉडल डेवलप करते हैं तो एक बहुत बड़ा मॉडल होता है। आपको अभी से सोचना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे तो मॉडल हमको बात करना पड़ेगा, तब आपको ब्रेनस्टॉर्म होगा। सेकंड क्या है कि आप कुछ प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा तैयार करें जिससे इंपैक्ट हो, सोसाइटी को इंपैक्ट हो। जो आज तक वो जो चीज यूज कर रहे थे उसके बदले आप सब्स्टिट्यूट या न्यू एंट्रेंट के रूप में कुछ ऐसा चीज दें, चाहे प्रोडक्ट के रूप में या सर्विस के रूप में, जो एक सोशल चेंज ला सकता है। कन्वेंशनल एनर्जी से निकाल के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आप दे सकते हैं, सोलर एनर्जी वगैरह, ये बहुत सारा मॉडल उसमें काम कर रहे हैं। एक बार आप नेट पे खोल के देखेंगे तो आपको मिलते चला जाएगा। मैं जस्ट आपको हॉराइजन को टच कराने का कोशिश कर रहा हूँ। या मान लीजिए ऐसा कुछ सर्विस आप दे रहे हैं जो जैसे कम्युनिटी हेल्थ सर्विस में एक आप देखेंगे क्लिनिक चल रहे हैं जो नियर एक्सपायरी दवाई को खाली कंपनी से मंगाता है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट फेंका जाता उस प्रोडक्ट को यूज हो जा रहा है उस जगह पे, ठीक है। तो इनोवेशन इसमें प्रोडक्ट में नहीं रहा लेकिन प्रोसेस में रहा है, जिस प्रोसेस में यूज हो रहा है उसमें वो यूज होके चला जा सकता है। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट या सर्विस जो आप दे सकते हैं जो आज तक उस जगह पे नहीं आया था, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। पीपल भी जो काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सोप जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है। और उनका सर्विस भी जो हम जितना हम जानते हैं, जिस तरह से वो सर्विस लेके सेल्स करने का जो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो एक तरह से सेल्स कम सर्विस है, तो वो भी एक इनोवेशन उसमें भी है। तो फर्स्ट आपका हो गया कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एक सोशल एंटरप्राइज खड़ा करें। दूसरा हो गया कि आप एक इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस दें जो कि सोशल कोई चेंजेस ला सके, सोशल कोई इंपैक्ट उसमें डाल सके। ये दो मॉडल हुआ। और थर्ड मॉडल जो बहुत इजी मॉडल है, बहुत रेप्लिकेबल हो रहा है, इसका सब आदमी, बहुत आदमी प्रयास जो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में बदलें, तो वो क्या कर रहे हैं ना, अपना प्रॉफिट का एक बड़ा पार्ट वो गिविंग बैक बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको बोलते हैं डोनेट बैक, कि आप पब्लिक से ले रहे हैं, पब्लिक को ही बैक कर दीजिए। आप लोग कुछ दिन पहले तक, अभी भी आप लोग देखते हैं कि आप अगर एक पैक स्टे फ्री खरीदेंगे या व्हिस्पर खरीदेंगे तो पर पैक से ₹1 हम उस गरीब बच्चे को पढ़ाने में खर्चा करेंगे। तो ये भी एक मॉडल है। ये मॉडल बहुत ज्यादा पॉपुलर है कॉर्पोरेट लेवल में, कि वो अपने आपसे जो कमाते हैं, आपसे जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसका एक पार्ट वो डोनेट बैक बोलते हैं इस मॉडल को, वो डोनेट बैक करते हैं। अब वो डोनेट बैक किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, कौन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये 3 मॉडल पे सोशल एंटरप्राइजेस काम आ सकता है। फर्स्ट मॉडल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेकंड मॉडल न्यू सर्विस और प्रोडक्ट जिससे सोशल इंपैक्ट हो। अब जैसे मान लीजिए एसी इतना ज्यादा चल रहे हैं, इतना ज्यादा एसी चल रहे हैं, इतना ज्यादा हमारा एनवायरमेंट को भी दिक्कत कर रहे हैं। अभी बेंगलोर का एक लड़का घैला में एसी बनाया, मिट्टी का घैला है और उसमें वो एसी बनाया, ₹750 उसका खर्चा हुआ, नहीं कूलर में ₹750 खर्चा हुआ, एसी में ₹1200 खर्चा हुआ। एकदम नेचुरल एसी है। आप लोग उसको मॉडल को देखेंगे, खाली आप उसमें लिखेंगे, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो वो आपको हमने एकदम आपके यूट्यूब में झलक जाएगा। वो पूरा मॉडल को आप देखेंगे। उसका क्या किया है, कुछ नहीं किया है, सिंपली पानी को यूज करते हुए घैला में ठंडा ऐसे ही रहते हैं, उसको उन्होंने एसी बनाया, कूलर बनाया। इस तरह का अगर कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं जो एनवायरनमेंट या समाज को दिक्कत कर रहा है, तो उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में सामने आए और उसको अगर आप प्रमोट करके ले जा पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मॉडल हो सकता है। और थर्ड जो है आपका डोनेट बैक। अब इस 3 मॉडल को ऊपर बेस करके बहुत सारा मॉडल बने हैं। हम ज्यादा घुसेंगे तो फिर खाली उसी मॉडल पे बात हो जाएगी, कभी फिर चांस मिलेगा तो मैं बात करूंगा उस पर। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उधर घुमाने का प्रयास किया कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से मॉडल अपना डेवलप कर रहा है। अब अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम 1, 2, 3 बिजनेस का, 3 बिजनेस का ही मैं बात करने का प्रयास करूंगा, जो एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी होगा, वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा और वो एक इंपैक्ट भी करेगा, और साथ साथ डोनेट बैक अगर बिजनेस खड़ा हो जाता है तो थर्ड मॉडल को भी अपने आप में ले सकता है। तो फर्स्ट मॉडल जो हम बात करेंगे अभी, वो है कि ब्रिंग बैक टू सॉइल यूटेंसिल्स। मिट्टी का जो बना हुआ यूटेंसिल्स होता था, ठीक है, चाहे वो चाय हो, वहां से लेकर के आपके घर में यूज होने वाला बर्तन, जो स्टील का यूटेंसिल्स यूज कर सकते हैं, करते हैं, उस जगह भी आप मिट्टी का यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं, कर रहे हैं। भागलपुर में भी ये शुरू हो गया है, ऑर्नामेंटेड भी आना शुरू हो गया है।
इसको एक बड़ा रूप में अगर देखा जाए कि हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़े कि इस जगह पे केवल मिट्टी का ही बर्तन को यूज करने का हम लोग ठान सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भागलपुर बेल्ट में या बिहार के जो गंगा जी के बेल्ट में बैंक में रहते हैं, रिवर में रहते हैं, रिवर के बैंक में रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो उस जगह मिट्टी जो जरूरी है, बलुआही मिट्टी, वो उस जगह पे अवेलेबल है और उससे एक बहुत बड़ा इसमें काम किया जा सकता है। हम लोग तो इजीली जो चाय का प्लास्टिक या जो कागज का कप है उसको हम लोग इजीली रिप्लेस कर सकते हैं उससे, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। 2-3 शहर का नाम मैं बता रहा हूँ। एक छोटा सा शहर है बंगाल का उत्तर 24 परगना का हाली शहर, उस जगह पे ऑलरेडी कागज का या आपको प्लास्टिक का कप देखने के लिए नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, छोटा शहर है, लेकिन वो लोग टोटली रिप्लेस कर दिया मिट्टी का कपटी से। तो ये भागलपुर में भी कर सकते हैं या बिहार के बाकी जगह पे भी हम लोग इस मॉडल को कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जनरल आदमी है उनको भी अगर हम लोग मिट्टी का बर्तन में खाना बनाने के लिए, मिट्टी का बर्तन में खाने के लिए हम लोग अगर उसको फिर लौटा के ला सके, तो उनका शरीर में भी बहुत हेल्प करेगा। अभी गवर्नमेंट भी एडवोकेसी कर रहा है, डॉक्टर भी एडवोकेसी कर रहा है कि आप मिट्टी का ज्यादा यूज करें, मिट्टी का बर्तन ज्यादा यूज करें, उसमें कैल्शियम एंड आयरन दोनों चीज उस जगह से मिलते हैं, वहां कोई क्षति नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मॉडल डेवलप हो सकता है। तो आप लोग उसको नेट पे देख सकते हैं या हमारे, हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, चलिए, हमको लगा कि कोई कुछ बोलना चाहे। तो एक ये मॉडल आप डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो चाय का कपटी, वो कागज और प्लास्टिक नहीं हो, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और वो फुल्ली बिजनेस मॉडल है, उसमें बहुत ज्यादा उसमें इनोवेशन की जरूरत नहीं है। वो केवल आप इस अवेयरनेस को हम लोग अगर सब मिलकर फैलाएं और वो ऑलरेडी जहां तैयार हो रहे हैं उसको थोड़ा सा हम लोग सपोर्ट करें, तो ये मॉडल में आ सकता है। इसमें मार्केटिंग सपोर्ट का, मार्केटिंग इंटरवेंशन का थोड़ा सा हम लोग को हेल्प करने की जरूरत है। सोशल एंटरप्राइजेस में एक बड़ा चंक वो हो सकता है। इनोवेशन में हो सकता है कि नया नया जो आप बर्तन तैयार कर रहे हैं, नया अगर आपका उसमें मशीनरीज आ गए हैं, मिट्टी का भी बर्तन बनाने के लिए मशीनरीज आ रहे हैं, आप फेंक भी देंगे तो गिर के टूटेगा नहीं, ऐसा भी बर्तन तैयार हो रहा है। तो उसमें थोड़ा सा आपको मशीनरीज घुसाने की जरूरत है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी घुसाने की जरूरत है। तो ये एक बिजनेस बहुत बड़ा रूप में सामने उभर के आ सकता है। सेकेंड जो हमको समझ में आ रहा है, वो आ रहा है केला का पत्ता। केला हम जो है हर जगह पे अवेलेबल है, और उस केला का पत्ता का यूज, केला का यूज तो सब जगह हो रहा है। केला का रेशे से कपड़ा भी बनाने का भी बहुत जगह बात हो रहा है, इवन बिजली उत्पादन का भी बात हो रहा है। लेकिन केला का पत्ता को आप जितना भी होटल्स हैं, जितना भी आपके शादी ब्याह में जो भोज होते हैं या बड़ा बड़ा जिस जगह पे यूज होते हैं, अभी ये बंगाल में ये प्रचार में आया है, मैं इधर गया था कोरोना के पहले, तो मैं देखा कि हर एक थाली के ऊपर में गोल कटा हुआ आपका केला का पत्ता वहां रखा हुआ, उसी के ऊपर खाना दिया जा रहा है। तो एक आप इसमें भी बहुत ज्यादा इनोवेशन की आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन अबंडन में आपके पास कच्चा माल उपलब्ध है, आप इसका पैकिंग करके इस काम को कर सकते हैं। ये सकुआ का पत्ता का करता है बहुत जगह पे, लेकिन केला का अभी तक यूज नहीं हुआ। और हम लोग के बेल्ट में इवन हाजीपुर वगैरह में भी केला का अबंडेंस है, वो पूरा खत्म हो जाते हैं, कोई यूज नहीं हो पाता है उसका। उसका यूज करके आप इसमें भी एक बहुत बड़ा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा कर सकते हैं, और इसका यूज इतना ह्यूज है कि आप दे नहीं पाएंगे, इतना इसका यूज है। तो ये इसमें भी सोचा जा सकता है, इसमें भी बहुत ज्यादा इनोवेशन की जरूरत है, इसमें प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। तीसरा जो हम अभी देख रहे हैं वो बायोफ्लॉक मछली पालन। मछली उत्पादन का जो पारंपरिक आपका विधि है पोखर में मछली पालने का, इससे निकाल के बिहार के लिए, पूरा राज्य के लिए, पूरा झारखंड का राज्य के लिए, या जितना भी ईस्टर्न देश है, क्योंकि वेस्टर्न में बहुत अच्छा हो रहा है, साउथ में भी बहुत अच्छा हो रहा है बायोफ्लॉक ऑलरेडी, लेकिन ये ईस्टर्न पार्ट में उसका अभी तक उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो बीइंग ए सोशल एंटरप्रेन्योर, अगर हम लोग उस चीज को बढ़ावा दें, उस चीज को अगर हम लोग बढ़ावा दें कि हम लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन को अगर हम लोग ले आए, जहां हम लोग को पोखर खोदने की जरूरत नहीं पड़ते हैं, हम लोग अपने घर में छोटा सा टैंक बना के हम लोग उसमें मछली पालन कर सकते हैं। और ये अभी थोड़ा देर पहले मैडम ने, रानी मैडम ने बात की कि अमूल टाइप कोऑपरेटिव, तो यहाँ भी हम लोग कोऑपरेटिव मॉडल ला सकते हैं कि भाई एक हो जाएगा, सबसे नीचे जो होंगे वो मछली पालेंगे, फिर वो मछली को हम लोग लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल में लाएंगे, फिर उसको हम लोग एक्सपोर्ट लेवल में भी ले जा सकते हैं।
तो वहाँ टाइप बना हुआ रहेगा, टायर बना हुआ रहेगा, सिंगल टायर 1, टायर 2, टायर 3 एक्टिविटी करके हम लोग बहुत बड़ा रूप में, काहे कि इवन बिहार का जो अपना प्रोडक्शन है वो 50% से थोड़ा सा ज्यादा है जो उसका रिक्वायरमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या गैप है, डिमांड और सप्लाई का गैप को आप समझ सकते हैं। तो अगर इसमें हम लोग घुसाते हैं, खास करके जितने हमारे श्रमिक भाई लोग आए हैं बाहर से और आके यहाँ वो काम ढूंढ रहे हैं, हम लोग इजीली उनको ट्रेनिंग देके इस मछली पालन में घुसा सकते हैं। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा रूप में हम लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को ला सकते हैं। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में, हर एक पंचायत लेवल में इस तरह का इंस्टीट्यूट खोलने का संभावना है और एक बहुत बड़ा रूप में हम लोग इस काम को कर सकते हैं। ये तीसरा हम बोले। और चौथा हमारा जो अभी आप लोग सब जान रहे हैं लेकिन फिर हमारा बोलना जरूरी है, वो है ऑर्गेनिक मैन्योर का। जो भी फर्टिलाइजर अभी यूज हो रहे हैं, अभी सब आदमी जागरूक हो चुके हैं और सब आदमी का इंटरेस्ट भी आना शुरू हो गया कि ऑर्गेनिक फूड ही हमको खाना है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे, चाहे वो सिक्किमा पोस्टमा जो आप वर्मी यूज करते हैं उससे करें या नेचुरल प्रोसेस से करें, जो भी प्रोसेस से आप उसको यूज करें, आप अगर वर्मी कंपोस्ट का बहुत सुंदर ढंग से अगर आप उसको डिकम्पोज करके करना चाहते हैं, जो मैडम ऑलरेडी कर रहे हैं, रानी मैडम, तो ये बहुत बड़ा स्कोप है। इवन केवल गवर्नमेंट का जो सप्लाई होगा ये कॉरिडोर में, जो अभी योजना में उनका शामिल है, उतना ही आप सप्लाई नहीं कर पाइएगा। जितना भी प्रोडक्शन करेगा हो सकता है गवर्नमेंट खुद उसको परचेस कर ले। तो ये भी एक बहुत बड़ा संभावना के रूप में, खास करके इस कॉरिडोर के बगल में जो हम लोग जिस शहर में रह रहे हैं उन लोगों के लिए ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बनने की बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये 4 चीज आप लेके अगर चलेंगे तो अभी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पर बात नहीं किया, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में ये चारों का बहुत अच्छा योगदान है। अब कुछ जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होते हैं मेरा चौथा चरण में, मैं बात करना चाहूंगा कि क्या क्या दिक्कतें फेस करते हैं। ये रानी जी का भी रिक्वेस्ट था कि आप जब बात करें तो थोड़ा सा आप उसमें भी बात करें कि क्या दिक्कतें होते हैं। जो मैं अभी तक 6,500 से ज्यादा यूथ को हम मेंटरशिप दे चुके हैं पर्सनल लेवल में, जो छोटा मोटा बिजनेस करके अपना जीविका चला रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है बिजनेस शुरू करने में वो होता है कैश फ्लो। एक बार आप कहीं से कैपिटल जुगाड़ किए, चाहे वो बिजनेस लोन आपने लिया, चाहे वो आप किसी एंजल इन्वेस्टर से लिए, या चाहे मान लीजिए आप कोई वेंचर कैपिटलिस्ट से लिए, लेने के बाद आप बिजनेस शुरू कर दिए, लेकिन उस बिजनेस में कैश फ्लो बरकरार रहे। कैश फ्लो का मतलब क्या है कि एनी टाइम पैसा हाथ में रोटेट होते रहे, बिजनेस में पैसा आते रहे। ठीक है, आप पैसा मान लीजिए माल उधार दे दिए और अभी आपको सप्लायर को पेमेंट करना है और हाथ में पैसा ही नहीं है, आप चेक और ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे हैं कब देगा। ये सिचुएशन सबसे खराब होता है और ये इस चीज से 100 में 99% बिजनेस इसी से जूझ रहा है। क्योंकि अभी हमको सब ट्रेनिंग के लिए आदमी नहीं बुलाते हैं बाहर से, मेन बुलाते हैं कि फुटफॉल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें हो रहे हैं, क्यों फेल कर रहे हैं, इसके लिए बुलाते हैं। तो मैं जब देखता हूँ, ज्यादातर केसेस में देखता हूँ कि कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो कैश फ्लो मैनेज कैसे होगा ना, आपका पेमेंट साइकिल से, आपका राइट फ्रॉम योर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। आप जब से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीद के आपके यहाँ माल आया, माल आप प्रिपेयर किए और प्रिपेयर करने के बाद उस माल को बिकने के लिए बेचे और भेजने के बाद जब वहां से पैसा रिटर्न आया आपके पास, ये पूरा टाइम को बोलते हैं पेमेंट साइकिल। तो छोटा छोटा बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर इस पेमेंट साइकिल को छोटा नहीं कर पाता है। सब आदमी उनसे उधार मांगने लगता है। ठीक है, उनको जो है छोटा सा कम माल, कच्चा माल खरीदते हैं तो माल उनके यहाँ पहुंचने में टाइम लग जाता है। ठीक है, उसके बाद उनका प्रोडक्शन भी धीरे होता है कि बहुत ऑटोमेशन उनके पास नहीं रहता है, मशीनरीज नहीं रहते, तो हर जगह पे टाइम उनको लगते चला जाता है। किस तरह हम अपना पेमेंट साइकिल को छोटा कर पाए तो हमारा बिजनेस बच सकता है। अगर हम अपना पेमेंट साइकिल को छोटा से छोटा अगर हम कर सके, 15 दिन कर सके, 7 दिन कर सके, 10 दिन कर सके, कि मेरा रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के प्रोडक्शन होने से लेकर के उसके बाद हमारा बिकने तक। अब मान लीजिए हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, सेरिकल्चर कर रहे हैं, गुटी का हम उस कीड़ा को हम पाल रहे हैं, तो उसमें उतना जल्दी नहीं होगा, उसका जो टाइम लगना है लगेगा। लेकिन हम इन जनरल बिजनेस का बात कर रहे हैं, उसमें भी हमको टाइम देखना पड़ेगा। तो पेमेंट साइकिल को हम जितना छोटा करेंगे उतना मेरा बिजनेस एस्टेब्लिश होने का चांस बढ़ता चला जाएगा। पेमेंट साइकिल समझना बहुत जरूरी है। हमको कितना भी ज्यादा प्रॉफिट नजर आए, लेकिन अगर हमारा पेमेंट रुक रहा है उस जगह से, उसको चेक करिए। एकदम प्रैक्टिकल है, कोई किताब में आपको नहीं मिलेंगे इस तरह का बात, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है कि आप कैश फ्लो बोल के आ जाएगा किताब में, लेकिन कैश फ्लो में दिक्कत क्या हो रहा है
ये समझने की जरूरत है। आपको पेमेंट साइकिल को छोटा करने की जरूरत है, ये सबसे पहला बात है। सेकेंड बात जो आप लोग को देखने में मिलता है वो मार्केटिंग में प्रॉब्लम आता है कि आप प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चरिंग कर लिए लेकिन उसका मार्केटिंग नहीं कर पा रहे। तो मार्केटिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे ध्यान देने की जरूरत है। सिंपल बात मैं इतना ही बोलूंगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का कि आपका प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट दोनों अगर बगल में खड़ा है तो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, ये आपको जानना जरूरी है कि दूसरे के तुलना में आपके प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा क्या है। अब एक्स्ट्रा में आपका क्वालिटी हो सकता है, एक्स्ट्रा में आपका पैकेजिंग हो सकता है, एक्स्ट्रा में आपका व्यवहार हो सकता है, एक्स्ट्रा में आपका प्राइस हो सकता है, एक्स्ट्रा में आपका डिलीवरी सिस्टम हो सकता है। कुछ भी जुड़ते चले जाएं आप, ये चीज आपको हर समय देखना पड़ेगा और ये देखने के लिए आपको कंप्यूटर प्रोडक्ट का नॉलेज भी रखना बहुत जरूरी है। ये अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारा नहीं हो सकेगा। तो मार्केटिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, उतना हम डीप नहीं घुस रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का फर्स्ट बात है कि आप कैसे अपना कंपटीटिव एडवांटेज रखते हैं, दूसरे से आप कैसे अपने आप को अलग साबित करते हैं, क्योंकि यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। आपको अलग दिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अलग नहीं रहेंगे तो आप दिखेंगे नहीं, और आप दिखेंगे नहीं तो आप बिकेंगे नहीं। जो दिखता है वो बिकता है। तो कैसे दिखेंगे ना, आपको अलग हटना पड़ेगा, भीड़ से अलग हटना पड़ेगा। कैसे आप अपना प्रोडक्ट को भीड़ से अलग रखेंगे, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मेन बात है, जो हम लोग लैक कर रहे हैं। हम लोग को लगता है कि सेम टाइप का हम बनाए हमारा काम हो रहा है, नहीं, आपको वो चीज ध्यान रखना ही रखना है। और मैं ये 20 स्कूल आदमी से बात नहीं कर रहा हूँ कि जो 20 स्कूल का स्टूडेंट है, इसलिए मैं एकदम कोशिश कर रहा हूँ कि तुम ग्राउंड का बात करने का, रानी जी का भी यही रिक्वेस्ट था, इसलिए मैं एकदम उसी लैंग्वेज में बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो एक्चुअली प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको दिक्कत से हम निकाल सकते। क्रिटिसिज्म जो होते हैं हम लोग उसको झेल नहीं पाते हैं। क्रिटिसिज्म हमारे मार्केट से आते हैं, क्रिटिसिज्म हमारे परिवार वाले से आते हैं, क्रिटिसिज्म हमारे बैंक करते हैं, हमारे जो फंडिंग एजेंसी है वो करते हैं, क्रिटिसिज्म हमारे अपने अंदर से भी होने लगता है, अपने आप को छोटा भी लगने लगता है, अपने आप को जो है कॉन्फिडेंस का अभाव भी होने लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एक छोटा एंटरप्रेन्योर को खड़ा होने में। छोटा एंटरप्रेन्योर इसको झेल नहीं पाता है, छोटा एंटरप्रेन्योर इसको झेल नहीं पाता है, उसको लगता है कि इससे क्विट कर जाना बेहतर है। तो ये 3 मेन कारण है, इसको छोड़ के आप 10-15 कारण हम आपको जुड़ा सकते हैं। टीम हम नहीं बना पाते हैं, हमको टीम बनाने की जरूरत है, हम राइट कस्टमर तक पहुंच नहीं पाते हैं, हमको राइट कस्टमर तक पहुंचना है, गवर्नमेंट से हमको सपोर्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है, हमको टाइमली जो है हमारा जो पेपर्स रेडी हो जाने चाहिए वो नहीं होते हैं, बैंक हमको दिक्कत करते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं हम, ठीक है, हमें अपना जो है पर्सनल लाइफ के साथ प्रोफेशनल लाइफ का टाइम हमको मैनेज करना पड़ेगा, हम वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो जिसके चलते हमको दिक्कतें आते हैं। फिर हमारे साथ होता है कैपिटल का, जो जब बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो फिर बिजनेस को फ्लायर अप करने के लिए एडिशनल कैपिटल का जरूरत पड़ता है। हम ये सोचते ही नहीं बिजनेस शुरू करते समय कि हम फिर फर्दर जब कैपिटल का जरूरत पड़ेगा उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये हम नहीं सोचते हैं। तो हमको उसको भी सोच के रखना पड़ेगा कि हाउ टू स्केल अप। हमको बिजनेस को अगर स्केल अप करना है तो हमको एडिशनल पूंजी की जरूरत पड़ेगी, उस समय हम क्या करेंगे इसको हम लोग नहीं सोचते हैं। तो आपका उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा कि एडिशनल पूंजी जब आपको जरूरत पड़ रहा है तो हमको दिक्कत होता है उस जगह पे। एक्सपोजर पे हम ध्यान नहीं देते हैं, हम बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस करते चले जाते हैं, लेकिन हमें एक्सपोजर को भी देखने पड़ेंगे कि हमको ऐसा जगह पे जाने पड़ेंगे जहां नया नया टेक्नोलॉजी को हम देख पाए, हमारे बिजनेस से रिलेटेड। अब पीपल काम कर रहे हैं तो सिमिलर टाइप ऑफ जो काम कर रहे हैं वहां पीपल जाते हैं, पीपल का आदमी जाते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, ठीक है, वहां जाके बात करते हैं, तब पीपल आज एक बड़ा काम करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग जनरल एंटरप्रेन्योर एक्सपोजर से भागते हैं, हम लोग को लगता है कि हम स्वयं संपूर्ण हो गए, ये दिक्कत होता है। आपको एक्सपोजर से देखना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको उस जगह जाके टेक्निकल नो हाउ को समझना पड़ेगा, किस तरह से काम कर रहे हैं अभी नहीं खाऊं 4 बजे। ये सारे बात को आपको देखने पड़ेंगे, तब आपका बिजनेस फुटफॉल से रुक सकता है। लेकिन कितना भी अभी आपको हम समझाए, जब तक मेंटरशिप नहीं लेंगे आप, मेंटरशिप की जरूरत है ही, कुछ ऐसा आदमी को आपको चुन के रखने पड़ेंगे जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको नरिशमेंट दे सके, बीच बीच में आपको दिक्कत हो तो जिनसे आप बात कर सके, उनसे सलाह ले सके, ऐसा एक आदमी आपको ढूंढ के रखने ही पड़ेंगे अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सारे आपका दिक्कतें आ रहे हैं जो आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसमें। अब मैं जितना बात अभी तक किया उसको मैं नट सेल में एक बार बताने का प्रयास करूंगा, उसके बाद मेरा ओवर होगा, फिर क्वेश्चन आंसर जितने तरह के भी क्वेश्चन आएंगे मैं उसको देने का प्रयास करूंगा। मैं अपने मन से 10-12 बिजनेस बोल सकता था, लेकिन मैं नहीं बोला।
आप अपना ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करके बिजनेस निकालिए, उसमें क्या आपको चाहिए हमें उसमें दे सकता हूँ, उसमें हमारा एड ऑन जो भी आप बात बोलेंगे उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन मैं उसमें दे सकता हूँ। सबसे पहले आपको इस बात को सुनना होगा, समझना होगा कि सोशल एंटरप्राइजेस का भी अपना एक फाइनेंशियल गोल होगा, भले वो लास्ट में हो, भले उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो कि वो एक सोशल इंपैक्ट खड़ा करे, एक सोशल डिफरेंस खड़ा करे, चेंज मेकर के रूप में सामने आए, लेकिन उसका भी एक फाइनेंशियल गोल रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट बात मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मॉडल तीनों आपको समझाने का प्रयास किया, बहुत सारा मॉडल आपको नजर आएगा। हो सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेकेंड मॉडल हो सकता है कि एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस जिसके द्वारा लाइफ को, जनरल पीपल का जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको आप ऊपर कर सके, एनवायरनमेंट के लिए आप बढ़िया कर सके, या एक सोसाइटी में एक अलग इंपैक्ट आप रख सके। ये आपको सेकंड मॉडल हो गया। थर्ड मॉडल हो गया कि आप अपना प्रॉफिट से ही कुछ पार्ट डोनेट के रूप में, जहां से आप मार्केट से ही अपनी इनकम किया, मार्केट में ही कुछ डोनेट किया। अब मार्केट में नेचुरल बात है कि वल्नरेबल आदमी के पास आप जाएंगे, तो ये तीन मॉडल में आपका बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है देखना पड़ेगा। इस तीन मॉडल में बहुत सारा मॉडल और है, ठीक है, 11-12 मॉडल हम देखे हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे कोऑपरेटिव मॉडल आप बात कर रहे हैं, मार्केटिंग इंटरवेंशन का बात करें, ये सब प्रोडक्ट रिलेटेड चीज है, वो सेकंड में ही आते चला जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी मॉडल सोच रहे हैं वो डिस्कशन करने की बात है, किस मॉडल में आ सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसको और कॉम्पैक्ट बना सकते हैं, ये बात जरूरी है। थर्ड, हम लोग कुछ बात किए, जैसे हमने 4 बिजनेस का आपको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का सामने रखा। ठीक है, पहला बात हमने जो है मिट्टी का आपका बर्तन का रखा, फिर हमने बायोफ्लॉक मछली पालन का रखा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का रखा, केला पत्ता का रखा। ये चारों आपके यहाँ ऑलरेडी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, आर्टिसंस अवेलेबल है, आपको केवल उसको ऑर्गेनाइज करना है और आप उसको लेके चल सकते हैं। मछली पालन में भी आप कोऑपरेटिव ले आ सकते हैं, इवन आप जो केला पत्ता का काम करने के लिए हम बोल रहे हैं उस पे भी आप टायर 1, टायर 2, टायर 3 एक्टिविटी ला सकते हैं, कोऑपरेटिव मॉडल ला सकते हैं, अमूल टाइप कोऑपरेटिव जो आप बात कर रहे थे। तो ये 4 मॉडल का हमने बात किया। फिर हमने डिटेल में बात किया कि बिजनेस कैसे रन करे, बीच में फेल नहीं कर जाए, इसको आपको देखना है। बीच बीच में आपको उस तरह का सेशन भी लेते रहना है, जिससे आप समझ सके कि भाई क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैं मोटा मोटी थ्रू हुआ अपना सेशन में। अब जो भी क्वेश्चन है आप रख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। So we are opening this forum to questions. जिनके पास questions है kindly आप लोग place करें, आप लोग directly पूछ सकते हैं। Shubkamini, can you unmute people? Any question related to social entrepreneurship, even आप business entrepreneurship में भी अगर कोई question है तो आप कर सकते हैं। Please feel free to ask questions. Anyone? Okay, देवज्योति जी, मेरे पास क्वेश्चन है। मैडम। Okay, मेरा क्वेश्चन ये है कि जस्ट सेकेंड, आपने हम लोग का जो देखा है काम में देखा है कि हम लोग साबुन बनाना चाह रहे हैं, और साबुन का हमारा मेन पर्पस ये है कि हम लोग केमिकल्स को अवॉइड करना चाह रहे हैं, जो उसमें दुनिया भर के सल्फाइड्स और पैराबेन वगैरह हैं, जो कि हमारे पानी में जाकर मिलता है, हमारे करते हैं और अल्टीमेटली में जाते हैं। उसके पैकेजिंग को भी हम लोग हटाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप स्टोर बॉट सोप्स को देखिएगा तो वो एक पैकेजिंग में आता है जिसके ऊपर बहुत अच्छे से प्लास्टिक का लेयर होता है। सो समवेयर वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट। अब क्या होता है कि इस तरह का जो प्रोसेस है, आपने बताया ना कि आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, दो चीज हमारा में दो क्वेश्चन है। पहला, हाउ टू इंश्योर सेल ऑफ सच प्रोडक्ट जो कि नेचुरली बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट्स, हमारा जो कंटेंट्स है हाई है उसका, क्योंकि हम लोग उसमें हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं। वन, द सेकंड थिंग इज कि it also does not contain preservatives. preservative वो नहीं रहेगा, it is almost good enough to eat, बस वो आप खा नहीं सकते because of the presence of क्या बोलते हैं caustic soda जो essential है, तो उसके कारण otherwise वो almost edible soap होता है वो। तो ऐसे सोप में हमारा उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है। सो दीज आर टू मेन थिंग्स। हम लोग उसको बहुत प्योर इंग्रेडिएंट्स रखें तो नेचुरली इसका कॉस्ट हाई जाता है। सो वन, टू थिंग्स अगेन हियर,
हमारा पर्पस है कि ये हम लोग जनरल मासेस तक जाएं, तभी वो इस्तेमाल करेंगे, तभी हमारी नदियां साफ रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ उसका कॉस्ट हाई आ रहा है, तो हम लोग निश मार्केट की तरफ भी सोच रहे हैं। तो समवेयर मैन्युफैक्चरर्स लाइक आर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सोशल थॉट के साथ निकला है, सोशल पर्पस से निकला है, एक एनवायरमेंटल पर्पस से निकला है, एट द सेम टाइम लोगों को एम्पावर करना चाहता है, महिलाओं को एम्पावर करना चाहता है, वो हाउ डू वी डील विद दिस, हमारा वो हम लोग हैंडल कैसे करें? तो आपका जितना हम समझ सके, आपका दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि प्राइस हाई हो जा रहे हैं तो हम कैसे बेचे इस प्रोडक्ट को। एम आई राइट मैडम? करेक्ट करेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन है कि चूंकि प्रिजर्वेटिव यूज नहीं कर रहे हैं या कॉस्टिक यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये किस तरह से ये प्रोडक्ट नरम नहीं हो जाए, वो अपना शेप में रहे। तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है, इसमें बहुत ज्यादा मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पैकेजिंग का एक बात आपने किया कि जो अभी पैकेज आ रहे हैं तो ऊपर में लेमिनेटेड रहता है, उसको कैसे, तो दूसरा वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। बाकी क्वालिटी वाला जो है कि कैसे वो रहेगा, तो वो केमिकल इंजीनियर से बात करके मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज मेरा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन पैकेजिंग का बात मैं कर सकता हूँ। तो दो क्वेश्चन मैं आपका ले रहा हूँ कि हाउ टू सेल दोस प्रोडक्ट व्हिच आर हैविंग मैन्युफैक्चरिंग हाई कॉस्ट। जो कॉस्ट जो है हाई, हम चाह के भी उसको कॉस्ट को नहीं डाउन कर सकेंगे, तो उसको कैसे हम बेचें। और दूसरा है कि हम पैकेजिंग क्या कर सकते हैं। ठीक है मैडम जी। तो सबसे पहले हाउ टू सेल के पहले 5W उसमें आपको जोड़ना है। हाउ टू सेल के पहले व्हाट टू सेल, कि मैं क्या बेच रहा हूं, व्हाई टू सेल, क्यों बेच रहा हूं, whom टू सेल, जो आपका क्वेश्चन में ही था कि कस्टमर मैं कहां देखूं, तो whom टू सेल, मैं किसको बेचूंगा, जिसको हम लोग टारगेटिंग बोलते हैं। देन व्हेन टू सेल, कब मैं बेचूं, और फिर वेयर टू सेल, मैं कहां बेचूं। ये 5W फ्रेमवर्क बोलते हैं हम लोग। ठीक है कि हाउ टू सेल के पहले हमको 5W फ्रेमवर्क से गुजरना पड़ेगा कि व्हाट टू सेल, मैं क्या बेच रहा हूं। मैं ऐसा एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं जो शरीर के लिए तो किसी तरह का हानि नहीं करेगा, बच्चा बूढ़ा कोई भी इसको यूज कर सकता है। साथ ही साथ मैं एनवायरमेंट फ्रेंडली भी उस प्रोडक्ट को बेच रहा हूं, क्योंकि एनवायरमेंट को भी कोई क्षति नहीं करे। साथ ही साथ मैं ऐसा आदमी के द्वारा बनवा रहा हूं जिसको दूसरे जगह रोजगार नहीं। ठीक है, तो ये तीनों चीज, व्हाट आई एम सेलिंग, हमारे पास जो गुणवत्ता है वो तो है ही, साथ साथ बाकी भी तीन चीज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन में आएगा। तो व्हाट टू सेल हमको पहले तगड़ा बनाना पड़ेगा, उसका कम्युनिकेशन हमको अपने आप से तगड़ा बना के उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, या मेरा कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन में आना शुरू हो जाएगा कि व्हाट आई एम सेलिंग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। व्हाई आई एम सेलिंग, मैं ये क्यों बेच रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट था, ये था, मुझे क्यों इंटरवेंशन करने की जरूरत थी। तो जो बात अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि भाई ठीक है, एक सेंटीमेंट लेके नदी को बचाना है, ये बात तो था ही, लेकिन साथ साथ नदी से जुड़े हुए चारों ओर आदमी को अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, और तब सस्टेनेबिलिटी हम उसमें सोच सकते हैं। तो व्हाई आई एम डूइंग दिस, उसका भी आंसर हमारे पास आया। व्हाट आई एम सेलिंग, उसका भी आंसर हमारे पास आ गया। whom टू सेल, कौन कस्टमर को हम बेचेंगे, क्योंकि हमारा भी
आपका यूज करना है न्यू पैकिंग इसका, तो हैंड पेपर मेड अगर आप कर सकते हैं, हैंडमेड पेपर अगर आप तैयार कर सकते हैं, तो उसमें भी आप उसको पैक करके दे सकते। ये भी एक एडेड बात हो जाएगी आपके सोप के लिए, और वो आराम से आप यहाँ भी यूज कर सकते, शायद आप कर भी रहे हैं जितना हमको जानकारी में है, तो उससे आप पैकिंग करके नहीं हो, पानी घुसने का उसमें जो है जलीय वाष्प घुसने का जगह नहीं रहो, उसको जरा सा चेक करने की जरूरत है। तो इतना ही मैं सजेशन आपका 2 क्वेश्चन का दे सकता हूँ मैडम, अगर आप सेटिस्फाई हैं, नहीं तो और अगर कोई क्वेरी है इसमें तो आप कर सकते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी एनलाइटनिंग। डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी का जो टॉक था बहुत एनलाइटनिंग था, फॉर मी एटलीस्ट इट वाज, एंड स्पेशली फॉर द थिंग्स दैट वी आर प्लानिंग एट पीपल। हम district and state disaster management agencies, in which states do you work, and how do you recommend to people they should work differently, better? Okay. So there's a question. This is to the speaker or to everyone? No. It is to the speaker as well as to anybody from people. Okay. Right. The question. Rani should be the best people to answer, I think. Okay. The question is, how do you work with the district and state disaster management agencies? In which states do you work? Please provide answers both by text. Okay. We will do that. We will send it through email. We will answer that. But right now, I'll just let you know that we are working with the district administration over here, and we are also state disaster management authority. State disaster management authority, BSDMA also we are working in a very rudimentary level. They just invite us for little things and all. बहुत ज़्यादा engagement हमारा BSDMA से नहीं है, बिहार स्टेट का। बात कैसे करेंगे? हेलो, नहीं, हिंदी में बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम। सॉरी ना, आप तो बिहार में काम करते हैं, और कौन सी स्टेट में? और दूसरी क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट के नाम जरा बताइए। ओके, हमारा जो स्टेट है वो बिहार है, और हम लोग और कोई स्टेट में काम नहीं करते हैं। दिल्ली में हम लोग थोड़ा बहुत काम किए हैं, पीपल हैज वर्क इन दिल्ली लिटिल बिट, बट मेनली हमारा काम भागलपुर में फोकस्ड है। भागलपुर में फोकस्ड है, और हमारा जो वाटर शेड है वो 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। पहला है भागलपुर, दूसरा है बांका, तीसरा है मुंगेर, एंड चौथा है जमुई। हमारा जो चंपा वाटरशेड है ये 4 डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। हमारा काम फोकस्ड है चंपा वाटरशेड पर। Okay, that's great. So please do send me this answer by email, and I will give some suggestions on how to engage and whom to engage with in Bihar at this disaster management level. Yeah, definitely. Thank you so much. So we thank Professor Devjyoti Mukherjee for his time and for his wonderful talk. Now we are going to invite our second speaker, and we would also want Professor Devjyoti Mukherjee to stay in the talk because Can I ask one question from Devjyoti Mukherjee? Okay. Suraj Pandey is asking one question from Dr. Devjyoti Mukherjee. Yes, please ask. Yes. Yeah, Devjyoti Mukherjee, first of all, I would like to congratulate you for giving us this very good speech on the business entrepreneurship. My question to you is that, I'm interested in knowing about the risk, because I'm the person who is more interested and to learn about the uncertainties. So the question is to you is that how to quantify the risk in a business entrepreneurship, because these are the, tender issues, the quantifying the uncertainties related to the market mechanism as well as the consumer trend, because consumer trend is rapidly changing as per the market demand of the product. Number one. Number two is that when you are going to quantify the risk, you should also be able to identify that your asset should not become a liability. So what should be the strategy in this entire whole exercise of, establishing your business related to the entrepreneurship? If you can,
give some light on this. Brilliant question. So far as my understanding is concerned, पहला मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ कि सबको हो जाए कि बाद में फेसबुक में भी जाएगा, तो इसलिए मैं हिंदी में कर ले रहा हूँ कि सब आदमी समझ सके उसको। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, तो रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाए। और सेकंड आपका था कि बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज करने में और भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि बिजनेस का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जा रहा है, तो उससे कैसे अवॉइड रहे। एम आई राइट? यही दो क्वेश्चन आपका था? यस, यही दो क्वेश्चन था। तो पहला देखिए, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, लेकिन रिस्क को मिनिमाइज करने का वही 5W फ्रेमवर्क कि व्हाट आई एम सेलिंग, व्हाई आई एम सेलिंग, व्हाई जैसे करेंगे तो मेरा पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन आ जाएगा उसी में, ठीक है। हुम, मेरा टारगेट कस्टमर को फिक्स करना पड़ेगा। फिर हम वेयर, मैं कहाँ बेचूंगा, ये कहाँ बेचने में मार्केट क्या होगा मेरा, इसमें बहुत बड़ा बात है। कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है कि डोर टू डोर में भयंकर सक्सेसफुल है, लेकिन जैसे वो शॉप टू शॉप जाता है वो फेल कर जाता है। तो वेयर टू सेल ये बहुत जरूरी है अगर उसको बिजनेस में एस्टेब्लिश करना है। देन व्हेन टू सेल भी बहुत जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट किस सीजन में ज्यादा। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का आप देखिए, एक प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं जो रिपैकिंग कर रहा है अभी बहुत आदमी, तो अभी वर्षा के समय में डबल ट्रिपल हो जाता है बिजनेस का, लेकिन उस समय मिलते नहीं है प्रोडक्ट। तो किस समय हम प्रोडक्शन करके रखेंगे और किस समय मेरा हाईएस्ट पीक होगा आपका बिजनेस का, ये जरा सा एंटिसिपेशन जरूरी होता है। नहीं तो क्या हो जाता है कि सप्लाई और डिमांड का गैप में हम फेल कर जाते हैं। तो ये रिस्क मिनिमाइजेशन, ये टूल मिनिमाइजेशन, ऐसे बहुत बड़ा बात है, ये बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं छोटा में यही बात आपको भी कर सकता हूँ। और दूसरा जो एक्सपोजर का मैंने आपसे बात किया जिस समय अपना डिलीवरेशन में दे रहा था कि मार्केट ट्रेंड तो हमको समझना ही पड़ेगा। मार्केट में सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं या न्यू एंट्रेंट आ रहे हैं। मार्केट में दो तरह का, मार्केट जो चेंज होते हैं दो तरह का बात होते हैं, जो क्वार्टर 5 फोर्स हम लोग मैनेजमेंट में बोलते हैं कि हम लोग जो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये दोनों को हम लोग देखते हैं। न्यू एंट्रेंट मैंने क्या है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कम है, छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप बिजनेस शुरू किए हैं, तो आपके न्यू एंट्रेंट बहुत आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कम आप पूंजी लगा के बिजनेस शुरू किए हैं। इसलिए आपको मान के चलना पड़ेगा कि प्लेथोरा ऑफ आपका जो है सब्स्टिट्यूट न्यू एंट्रेंट्स वहां आएंगे, आपका जो है कंपटीटर रहेगा। लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ते चला जाएगा उतना कॉम्पिटिटिव ब्रांड कम होगा। अब अम्यूजमेंट पार्क आप खोल रहे हैं जिसका ब्रेक इवन 50 साल में होगा, तो नेचुरल बात है कि शहर में एक ही रहेगा अम्यूजमेंट पार्क। तो जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा उतना सब्स्टिट्यूट या न्यू एंट्रेंस का चांस कम रहेगा। सेकेंड वर्ड आ रहा है न्यू एंट्रेंस नहीं, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट नहीं। आप चाय पीते थे, अब ट्रेंड बदल गया कॉफी पीने का। आप चाय पीते थे, कॉफी पीते थे, न्यू ट्रेंड आ गया ग्रीन टी पीने का। ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस को आपको लगा रहना पड़ेगा। ट्रेंड को जानने के लिए, ट्रेंड को देखने के लिए भी न्यू बहुत सारा ऐप भी आए हैं, वेबसाइट्स भी हैं कि कैसे कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, हमको थोड़ा सा आंख खोल के रखना पड़ेगा। और इसी जगह एक बिजनेस मेंटर का रोल भी है, तो एक बिजनेस मेंटर का रोल भी यहाँ लेना पड़ेगा। Because Debajyoti ji, what we have seen in our the business entrepreneurship, normally we immediately calculate or go for for quantifying the incidental benefits coming out from the business, but it is very difficult to establish a safeguard mechanism. I mean, few minutes ago you guys were discussing about the environmental health risk associated with your business as well as the social risk associated with your business. It should be a proper, as well as what I think that safeguard framework should also be prepared by the entrepreneur in terms of reducing the risk. Am I right? Yeah, exactly. I mean, and that safeguard will come from that 5W framework question. When you will answer all those questions, your safeguard will come automatically. You do that. Right. Practically, you do that 5W framework. In video, it is there. So you just do that. Your all assessments will give you the permission to do that assessment or that safeguard measures. Okay. Yeah, right. I appreciate the way you have answered my question. Thank you so much, Debajyoti ji. Thank you. Thank you. Thank you. बालकृष्ण मोयाल जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? आप कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे मोयाल साहब? आप सुन नहीं पा रहे हैं? चलिए हम लोग दूसरा स्पीकर को सुने, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू join with that speaker also. Okay. So now we are inviting Dr. Puneet Saurabh to take over it. Dr. Puneet Saurabh is a
He's an alumnus of IIT Kharagpur, and he has been working on entrepreneurship. He's a professor of entrepreneurship at Nirma University, and I'm sure his talk would be also a good learning for us. हम लोग उनसे learn करना चाहते हैं, and especially his special interest in climate change and in the environmental issues makes him also a very good advisor to an organization like People.